राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे आधुनिक हिंदी व्याकरण, उसमें हम लोग देख रहे थे ध्वनि, दूसरा अध्याय है। तो इसमें यहाँ संधि सामान्य नियम, ये हम लोगों को देखना था। तो इसमें संधि देखा जाएगा। ठीक, एकदम आसान है संधि, कुछ है नहीं संधि में, लेकिन प्रश्न बहुत बनता है इससे। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक, वर्णों के मेल से होता है, ठीक ना, शब्दों के मेल से नहीं होता है, वर्णों के मेल से होता है, उसको संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहला शब्द जो रहता है उसका अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर, ये जो मिल के संधि होता है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। तो हम लोग जो विद्यालय लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे विद्यालय है, ये विद्यालय, तो ये क्या है? हम लोग का किसी मिला के संधि हुआ है ना, विद्या प्लस आलय मिला के, तो विद्या प्लस आलय कर देंगे तो वही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये संधि है, और विद्या प्लस आलय कर देंगे तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब देखिए आगे, हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता। चूँकि संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं, इसीलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण कर लिया गया है। शब्द रचना में संधियाँ उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, समास का मतलब संक्षेप होता है। अब देखिए संधि के भेद, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुरू होता है और यहीं से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है। प्रश्न ये बनता है पेपर में कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जब भी पूछेगा कि संधि कितने भेद होते हैं, 3 बताया जाएगा: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लोग 5 बता देते हैं गलती से, तो 5 जो है वो स्वर संधि का भेद होता है। ठीक, तो याद रखना है कि 3 भेद होते हैं संधि के। अब देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग विद्यालय बताए हैं कि विद्यालय लिखा जाता है, तो स्वर संधि का मतलब ये है कि यहाँ पे विद्यालय लिखा गया है, विद्याधन आलय, ऐसे है ना। तो यहाँ पे ये स्वरों के मेल से उत्पन्न होगा। जैसे आ है ना, ये लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये स्वर है ना, स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन्न होगा तो उसको स्वर संधि कहा जाएगा। ठीक, अभी आगे देखा जाएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद हैं। तो ये 5 भेद जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी में से ज़्यादा प्रश्न बनता है, ज़्यादा ये फेमस यही है स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। ठीक, तो ये एक क्रम में है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आदि है। तो क्रम कैसा? वर्णमाला का, वर्णमाला में जो स्वर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, मूल स्वर आ, छोटी बड़ी ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आ से ही शुरू होता है दीर्घ, उसके बाद गुण, वृद्धि, यड़, लास्ट तक चला जाता है। ठीक, तो ऐसे देखिए यहाँ पे नियम दिया है कि 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि देखिए यहाँ पे मूल स्वर है ना, और आ दीर्घ स्वर आ, ई मूल स्वर ई, दीर्घ स्वर ई, मूल स्वर उ और दीर्घ स्वर उ, और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, देखिए क्या विकार क्या होता है, आ हो जाता है। तो ध्यान ये देना है कि होता क्या है। आ होता है, ई होता है बड़ी, इसको हम लोग कहते हैं या दीर्घ स्वर ई, और ऊ हो जाता है दीर्घ स्वर उ, और री हो जाते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है। ठीक, दीर्घ संधि का उदाहरण क्या दिया है कि अन्न धन अभाव, अन्नाभाव। तो इसमें दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे अन्न है तो यहाँ पे न में है, जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अभाव में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मिल के क्या हो जा रहा है? आ हो जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे शुरू में कि पहले शब्द का जो है कि अंतिम
जो यहाँ पे रहेगा वर्ण, ठीक, अक्षर, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे भी अ है, तो दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है शिव धन आलय, शिवालय। तो यहाँ पे देखिए शिव में अ है ना, व में जुड़ा हुआ, ठीक, व में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, अ निकाल देंगे तो हलंत लग जाएगा। तो यहाँ पे अ है और आलय में आ है, तो ये मिला के शिवालय हो गया है। भोजन है, धन आलय है, तो यहाँ पे न में अ है, यहाँ पे आ है, तो दोनों मिला के क्या हो गया, भोजनालय हो गया। तो यहाँ पे अ प्लस आ मिल के क्या हो गया, आ हो गया, ठीक। तो यानी कि अ प्लस अ मिले तब भी आ होगा, और अ प्लस आ मिले तब भी आ होगा। और आगे देखा जाए, यहाँ पे देखिए विद्या धन अर्थी दिया है, विद्यार्थी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आ और अ मिलेगा तब भी आ होगा, मतलब कि अ और आ को कैसे भी आप मिलाइए, इसका 4 कंडीशन है मिलाने का ना, अ और आ को, या तो आ पहले रहेगा या तो अ पहले रहेगा, ठीक। तो इसमें 4 कंडीशन है, तो कैसे मिलाइए, होना आ ही है, ठीक ना। यानी कि अ और आ किसी भी कंडीशन में मिलेंगे तो आ होगा, ये एकदम याद रख लेना है, तभी समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे विद्याधन आलय है, विद्यालय हो ही गया। महाधन आशय है, महाशय, तो यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, तो महाशय, यानी कि आ मिलेगा तब भी आ होगा, ठीक। अब देखिए मूल स्वरी है, मूल स्वरी दोनों मिलेगा तो दीर्घ स्वरी होगा। तो दीर्घ का मतलब ये है कि हमेशा दीर्घ होगा। अब देखिए मूल स्वरी, दीर्घ स्वरी, गिरधन इंद्र, तो यहाँ पे ही है ना मूल स्वरी, यहाँ पे भी मूल स्वरी है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वरी हो गया गिरीन्द्र। और यहाँ पे मूल स्वरी, दीर्घ स्वरी, गिरिधन ईश, गिरीश, ठीक। महीधन इंद्र, महींद्र, ये जरूर पूछ देता है, महेंद्र में और महेंद्र में कन्फ्यूज याद देता है। अब देखिए पृथ्वीधन ईश, पृथ्वीश, ठीक। तो इसमें भी दीर्घ संधि है, समझ में आ रहा होगा, कोई उतना हार्ड है नहीं। अब देखिए यहाँ पे है मूल स्वरूप, और यहाँ पे मूल स्वरूप फिर हो गया है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वरूप हो जा रहा है। तो भानुधन उदय, भानुदय, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पूछ देगा कि भानुदय का संधि दिया रहता है, संधि विच्छेद, भानुधन उदय, अब पूछता है ये, तो लोग क्या करते हैं कि छोटा ऊ का मात्रा लगा के यहाँ पे और गलत कर देते हैं। तो ध्यान ये देना है कि दीर्घ संधि जब रहेगी तो उसमें हमेशा जिसने दीर्घ स्वर हैं वही सब रहेंगे ना, आ हो जाएगा और ई हो जाएगा, और उ सब दीर्घ रहेंगे, री भी दीर्घ रहेगा, ठीक। अब देखिए उ और उ मिलके यहाँ पे स्वयंभू धन उदय, तो पहले बड़ा ऊ है फिर छोटा ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जा रहा है, स्वयंभू उदय, तो होगा बड़ा ऊ ही, इसीलिए दीर्घ संधि नाम पड़ा है। अब देखिए री री है, पितृधन ऋण, पितृण, ठीक। तो इसमें भी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि बस एक सामान्य नियम जान लीजिए, दीर्घ संधि हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पे। सामान्य नियम ये है कि अ आ मिलेगा, चाहे आ अ मिलेगा, चाहे कुछ भी, मतलब अ आ मिल रहा है कैसे भी किसी भी कंडीशन में, तो बनेगा आ ही, ठीक। उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए छोटी है, बड़ी है, वो कैसे भी मिले, अगर वो मिल के बनेगी हमेशा ये बड़ी, और ऊ और बड़ा ऊ वो भी कैसे मिले, कोई भी आगे पीछे कोई भी उसका कंडीशन हो, वो हमेशा बड़ा ऊ होगा, ठीक। और री री का री हो जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का दीर्घ संधि, ठीक। एकदम आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए गुण स्वर संधि, अब इसको देखा जाए गुण स्वर संधि क्या है। अब देखिए यदि अ मूल स्वर है, दीर्घ स्वर के बाद ई या ई मूल स्वरी और दीर्घ स्वरी, और उसके बाद मूल स्वरू और उसके बाद दीर्घ स्वरू और री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण सब दिया है, लेकिन समझना है इसको हम लोगों को। अ या आ के बाद ई या ई आ हो, या ऊ और री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है, ठीक। तो यानी कि अ और आ के बाद अगर ई आ रहा है तो वो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, और अ या आ के बाद री आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यही 3 चीज़ है। तो हम लोग पढ़े भी थे कि जो हम लोग ए लिखते हैं वो कैसे बना है, ये कैसे बना है, अ प्लस ई मिल के बना है, ठीक। तो अ प्लस ई मिल के बना है, तो यही हम लोग का गुण संधि हो जा रहा है, ये दोनों मिल के ए हो जा रहा है, ठीक। तो ई या मिले या छोटी या बड़ी दोनों मिले तभी भी ए हो जाएगा, और अ या ऊ मिल के ओ होता ही है, तो यहाँ पे भी छोटा ऊ मिले चाहे बड़ा ऊ मिले दोनों मिल के ओ हो जाएगा, और ई मिलेगा तो अर हो जाएगा, ठीक।
तो देखिए शुरू से ही हो रहा है दीर्घ संधि में हम लोग देखें कि अ से ही शुरू हुआ है, यहाँ पे भी अ ही से ही शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे है अ प्लस ई ए, देवधन इंद्र। क्या है? देवधन इंद्र देवेंद्र। तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है, दोनों मिलके क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है, तो देवेंद्र। ठीक, और यहाँ पे देखिए देवधन ईश देवेश। ठीक, महाधन इंद्र महेंद्र। महेंद्र में महेंद्र बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो महाधन इंद्र, तो यहाँ पे आ है और ई है, मिलके ए हो जा रहा है, तो आ मिलके ए होता ही है। अब देखिए चंद्रधन उदय चंद्रोदय, अ प्लस उ मिलके ओ हो गया। समुद्रधन उर्मी समुद्रोर्मी, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि और महाधन ऋषि महर्षि। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया गुण संधि। इसमें ध्यान देना है कि अ प्लस ई मिलके ए होता है, अ प्लस ई मिलेगा बड़ी ई तभी भी ए ही होगा, और आ प्लस ई मिलेगा तभी भी ए ही होगा। ठीक ना? तो आ के साथ ई मिले या बड़ी छोटी ई मिले है, बड़ी होगा हमेशा ए ही। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है ना कि गुण में हमेशा ए रहेगा जरूर, और ओ रहेगा और अर रहेगा। ठीक, तो इसका एक सामान्य ट्रिक है हम याद करने का, ये है कि जैसे मान लीजिए गुण संधि हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि ए आ रहा है, ये ओ आ रहा है और अर आ रहा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गुड़े लिख लीजिए अपने से, गुड़े कर लीजिए, गुड़ संधि मत याद कीजिए, गुड़े याद कर लीजिए। ठीक, गुड़े गुड़ो गुड़र। तो समझ में आ गया ना कि गुड़ के साथ हमेशा गुड़ ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और अर आ जाएगा। ठीक, गुड़े गुड़ो गुड़र। तो ये अपने कहीं लिख लीजिएगा कापी पे और उसको याद कर लीजिएगा। इससे अगर नहीं याद हो रहा है जिसको, उसके लिए है, जिसको याद है तो आराम से पकड़ लेगा। यहाँ पे गुड़े हो जा रहा है ना, और ये लिख लीजिए गुड़ो। ठीक, और गुड़र याद कर लीजिए, री आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा ना कि ए रहेगा तो उसमें गुड़ संधि रहेगा, ओ रहेगा तो उसमें गुड़ संधि रहेगा। ये आसान सा ट्रिक है तुरंत पकड़ने के लिए। नहीं तो लेकिन पेपर में जब मेन पेपर होगा तो ऐसे मत कीजिएगा, उसमें उसका संधि विच्छेद करके उसके बाद देख के करिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस रहता है। अब देखिए गुण संधि हम लोगों का हो गया। अब वृद्धि संधि देखा जाए। अब देखिए यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। तो ठीक यहाँ पे भी सामान्य नियम ही है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि ए ओ हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि में ए और औ हो जा रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अ है, ठीक, और ए, ये मिल रहा है तो ए हो जा ए हो जा रहा है। ठीक, अ और ए मिल के क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। और अ और ओ मिल के क्या हो जा रहा है? अ हो जा रहा है। ये वृद्धि संधि है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ध्यान ध्यान ये देना है इसमें कि देखिए ए हो रहा है, ठीक, चार में यहाँ पे हो रहा है ना, चारों कंडीशन में, और अ हो रहा है, यानी कि वृद्धि संधि में ए और अ के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक ना? देखिए उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद इसका भी ट्रिक है। देखिए अ प्लस ए मिलके ए हो जा रहा है, एक धन एक, एक एक, तो इस पे ए की मात्रा आ रही है, एक एक। नौ धन ऐश्वर्य, नौ ऐश्वर्य। तो यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे ए है, ए है, तो ए हो जाएगा। तो यानी कि अ प्लस ए मिले तभी भी ए होगा, और अ प्लस ए मिले तब तो ए होगा ही। ठीक, दोनों कंडीशन में ए होगा। अब देखिए सदा धन एव, तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ए है, तभी भी ए हो जा रहा है। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम धन ओजस्वी परम ओजस्वी। तो देखिए यहाँ पे अ है, ओ है, तो दोनों मिलके अ हो जा रहा है। ठीक, परम ओजस्वी। यहाँ पे परम तो अ है, यहाँ पे म में, और औषध है तो यहाँ पे परम औषध हो जा रहा है। तो ये ध्यान ये चीज़ देना है कि अ रहेगा उसके साथ अगर ओ रहेगा तभी भी अ होगा, और अ के साथ अ रहेगा तभी भी अ होगा। ठीक, अब इसका इसका ट्रिक क्या है, अगर मतलब याद नहीं हो रहा है तब देखिए हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं, वृद्धय, ये वृद्ध। ठीक, वृद्धय कर लीजिए अपने से। अब बस ध्यान में ये रहेगा कि वृद्धि है, वृद्धि संधि में बस याद कर लीजिए वृद्धय ये वाला, और एक वृद्धौ। ठीक, वृद्धय वृद्धौ। गुड़े गुड़े गुड़ो हम लोग याद किए थे, गुड़र। तो वैसे ही वृद्धय वृद्धौ याद कर लीजिए, तो याद में ये दिमाग में हमेशा रहेगा कि ए और औ ये रहेगा तो ये वृद्धि संधि में रहेगा। ठीक है, तो इसमें आसानी से हो जाएगा। भूल जाएगा तभी भी याद रहेगा कि ए और रहता है किसमें? वृद्धि स्वर संधि में रहता है।
अब देखिए यड़ संधि, तो यड़ संधि को देख लिया जाए। यदि मूल स्वरी या दीर्घ स्वरी, मूल स्वरू, दीर्घ स्वरू और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई मूल स्वरी और दीर्घ स्वरी का यू, ठीक, ऊ यहाँ पे यू नहीं होगा, ठीक ना, ये गलत दे दिया है। य पे हलंत लिखना ये चाह रहा था, गलती से ऊ बना दिया है। तो यहाँ पे य रहेगा, ऊ का व हो रहेगा और री का र हो जाता है। तो देखिए यड़ संधि ये है। दीर्घ हम पढ़ लिए हम लोग, तो उसमें क्या होता था कि दीर्घ का ई का ई हो जाता था, आ का आ हो जाता था। तो गुड़ का गुड़ में ए रहेगा, ओ रहेगा, वृद्धि में ए रहेगा। और इसमें अब यड़ संधि है, तो इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, ई का, अगर देखिए यहाँ पे ई का य हो जा रहा है, ऊ का व हो जा रहा है और री का र हो जा रहा है। अब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए है कि यदि धन अपि, ठीक, तो यदि में क्या है, मूल स्वरी है ना यहाँ पे, और अपि, तो यहाँ पे अ है मूल स्वर। तो ये कहा था कि ई के बाद ई या ई के बाद मतलब कि मूल स्वरी या दीर्घ स्वरी के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर मतलब कोई भी आ सकता है, यहाँ पे अ से लेकर अ तक, ठीक, अ नहीं, उसको स्वर नहीं माना जाता है, मतलब कि री तक मान लीजिए है, ठीक, ए ऐ ओ औ, तो वहाँ तक कोई भी आ जाएगा तो यहाँ पे य हो जाएगा ई का। तो देखिए यहाँ पे यदि धन अपि है ना, ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि सेम सेम हो जाएगा तो उसमें ई मिल जाएगा तो दीर्घ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा ना, ये भी ध्यान देना है। मतलब भिन्न स्वर आना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। देखिए ई और मिल के क्या बन रहा है, य बन रहा है, यदि धन अपि, यद्यपि, ठीक। अब देखिए अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, तो यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे अत्यावश्यक हो जा रहा है, ठीक, ई का य हो जा रहा है और आवश्यक में का आ यहाँ पे हो जा रहा है, तो अत्यावश्यक हो जा रहा है। अति धन उत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम, अति धन उष्म, अत्युष्म, ठीक। अनुधन अय, अन्वय, इसको ध्यान देना है। ऊ का क्या हो जा रहा है, वह हो जा रहा है। मधुधन आलय, मध्वालय, गुरुधन ओदन, गुरुओदन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे गुरु है ना, तो यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ओ है, तो ऊ का वह हो जा रहा है, गुरुओदन, ठीक। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा बस है। और गुरुधन औदार्य, गुरुऔदार्य है, पितृधन आदेश, पित्रादेश है। तो ये मत कन्फ्यूजन में रहिएगा कि वृद्धि संधि में भी अ और आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ध्यान ये देना है इसका हमेशा संधि विच्छेद करके उसके बाद चेक करना है। तो गुरु में ऊ आ रहा है ना और ओ आ रहा है यहाँ पे, तो उसका व हो जा रहा है ऊ का, गुरु औदार्य, पितृधन आदेश, पित्रादेश, ठीक। अब देखिए अयादि स्वर संधि, जल्दी जल्दी थोड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। संधि कोई बहुत उतना वो नहीं है कि समझ में नहीं आएगा एकदम। देखिए अयादि स्वर संधि, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क ए का अय, यहाँ पे नियम बता रहा है कि पहला नियम है कि ए का अय हो जाता है और अय का आय, ऊ का औ और औ का आ हो जाता है, जैसे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग यड़ का तो ध्यान ही नहीं दिए। ये यड़ है ना, तो यहाँ पे य आ रहा है ना यड़ में, तो ध्यान देना है कि इसका य बनता है और व बनता है और री बनता है, ठीक। जैसे कभी कभी भूल जाता है कि यड़ में क्या बनता है, तो बस ये ध्यान देना है कि यड़ है तो यड़ में य आ रहा है ना, तो ई का य हो जाता है, ऊ का व और री का र, बस यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है यड़ में। अब देखिए अयादि संधि, तो अयादि संधि में क्या है, उदाहरण इसका देख लिया जाए। नेधन अन, ठीक, नेधन अन, तो ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, अय हो जा रहा है। नयन, चेधन अन, चयन, शेधन अन, शयन। देखिए नय धन अक, नायक, ए के बाद अगर यहाँ पे लिखा है ना ख वाला, ए का आय हो जाता है, ठीक। तो नय धन अक, नायक, गय धन अक, गायक, पौधन अन, पावन। तो देखिए यहाँ पे पवन में या पावन में, यहाँ पे ग देख लीजिए, इसको भी देख लिया जाए। पोधन अन, पवन, श्रवधन अन, श्रवण, पद में र होने के कारण न का अड़ हो गया, श्रवधन अन, श्रावण, यहाँ पे भी वही चीज़ है, पौधन अक, पावक।
तो यहाँ पे क्या होता है कि पवन में और पवन पावन में बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो ध्यान ये देना है कि जब यहाँ पे अ हो जा रहा है तो उसमें आ की मात्रा लग जाती है, आ हो जाता है। ठीक ना? ठीक, यहाँ पे लिखा है ना कि ओ का अ होता है और अ का आ हो जाता है, यही चीज़ है। तो जहाँ पे ओ का अ वाला है पवन है, पो धन अन, ठीक? पवन हो जा रहा है और औ जो हो जा रहा है यहाँ पे पौ धनन पावन हो जा रहा है, वही आ की मात्रा आ जा रही है। तो इसको हमेशा ध्यान देना है, पवन में अपावन में कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोगों का स्वर संधि लगभग खत्म हो गया, तो कुछ उसमें करना नहीं। देखिए अयादि है ना, तो यहाँ पे आय, देखिए अयादि, तो बस इसमें आ याद कर लीजिए, आय आओ, ठीक? आय हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा? अयादि में आ जाएगा। और एक आध दो बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो स्वर संधि हम लोगों का लगभग खत्म ही हो गया। ठीक, उदाहरण इसका लास्ट में और दिया रहेगा, उसमें पकड़ना रहेगा, हम लोग देखेंगे उसमें पकड़ना रहेगा कि कौन संधि है, बताना रहेगा। तो उसमें पढ़ा जाएगा, क्रम से दिया है। अब देखिए व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि भी, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। परिभाषा क्या है इसकी? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, स्वर संधि में कि स्वर और स्वर ही मिल रहे थे, लेकिन व्यंजन में क्या होगा कि पहला जो है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, मतलब कि हम लोग जैसे पहला पढ़ रहे थे ना, जहाँ यहाँ पे देखिए जैसे है दिक प्लस भ्रम है ना, तो यहाँ पे क है, तो ये क्या है? व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पे ये निकल गया है ना, इसका हलंत निकल गया है, हलंत लग गया है, तो यहाँ पे व्यंजन है ये। और भ्रम, तो भ्रम में अ है ना, भ्रम में, तो देखिए ये मतलब कि पहला जो है इसका जो अंतिम अक्षर है, इसको ये व्यंजन रहना चाहिए, एकदम ज़रूरी है। और ये स्वर हो सकता है, स्वर या व्यंजन दोनों हो सकता है, लेकिन ये व्यंजन रहना चाहिए, तभी व्यंजन संधि होगी। तो इसको ध्यान देना है, ठीक? ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे व्यंजन संधि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क में और ये भ दोनों भी व्यंजन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कोई, ठीक? ये व्यंजन रहना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी व्यंजन रहे, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है। अब देखिए, यदि नियम इसका पहला देखा जाए, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि वर्ग होता है क, च, ट, त, प, ये पढ़े थे ना, क, च, ट, त, प, हम लोग पढ़े थे वर्गीय व्यंजन में। तो इनके बाद लिखा है ना, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, तो उसी वर्ग का तृतीय तीसरा या चौथा, जैसे हम लोग क वर्ण है तो उसमें क, ख, ग, तो तृतीय ग या घ, चौथा वर्ण आए, या य, र, ल, व, इनको क्या कहा जाता है? अयुग्म, अरे अंतस्थ कहा जाता है ना, य, र, ल, व। या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे उदाहरण देखा जाए, दिक धन गज, ठीक? तो यहाँ पे क जो है, ठीक, उसका तीसरा वर्ण आया है, यहाँ पे नियम यहाँ वाला लग रहा है, किसी वर्ग का तृतीय, तो वहाँ पे ग का, ठीक, यहाँ पे भी ग हो जाएगा, दिग्गज। तो किस में चेंज होगा? अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो क, ख, ग, तो यहाँ पे दिग्गज हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए खट धन दर्शन, तो यहाँ पे ट, ठ, ड, तीसरे वर्ण बदल जा रहा है, खट दर्शन। सद धनवाणी, सदवाणी, तो त, थ, द, तीसरे वर्ण बदल जा रहा है, सदवाणी हो जा रहा है। और वहाँ पे यहाँ पे देखिए वाग धन जाल, तो क, ख, ग, तीसरे वर्ण में बदल रहा है ना, वाग जाल। और अच धन अंत, तो च, छ, ज, तीसरे में बदल रहा है, अजंत। अप धन ईंधन, तो प, फ, ब, अबिंधन, इसको ध्यान देना है, ये वाला अप धन ईंधन, अबिंधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दिक धन भ्रम, तो क आ रहा है ना, तो क का किस में हो जाएगा चेंज? ग में, तो दिक भ्रम हो जाएगा। तद धन रूप, तो त, थ, द, तद्रुप। जगत धनानंद, जगदानंद, त, थ, द, ठीक, तो तीसरे वर्ड में बदल जा रहा है। तो ये क्या होता है कि इसमें नियम तो सबको भूल ही जाता है, लेकिन बस ये याद रहता है कि दिक धन भ्रम रहेगा तो दिक भ्रम हो जाता है। तो वही चीज़ मेन है, संधि विच्छेद पूछेगा या तो संधि पूछेगा। अब देखिए नियम नंबर 2, यदि क, च, ट, त, प के बाद, ठीक, क, च, ट, त, प के बाद न या म आए, तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, क, च, त, प के बाद न आएगा या तो म आएगा, तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है वाक धनमय, तो क का पंचम वर्ण क्या होता है? क वर्ग का अंग होता है, तो ये हो जाएगा वांगमय, ठीक?
तो क के बाद म या न आएगा तभी कंडीशन लगेगी। तो वाक के बाद म आ रहा है, देखिए वाक के बाद मैं, तो यहाँ पे क हो जा रहा है, यहाँ पे म हो जा रहा है, तो वांग्मय। देखिए यहाँ पे दिया है कि अपधन्मय, अम्मय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प फ ब भ म पाँचवा वर्ड आ रहा है ना, अब म यहाँ पे कंडीशन है ही आने का, तो अम्मय हो जा रहा है। खट धनमार्ग, तो ट का पंचम वर्ण अड़ हो जा रहा है, खड़ मार्ग। जगत धन्नाथ, जगन्नाथ, त थ द ध न, ठीक। अब देखिए उत्धन्नति, उन्नति, पाँचवा वर्ड इसमें भी आ रहा है, खट धन मास, खड़ मास, तो इसमें पाँचवा वर्ड आ रहा है। नियम नंबर 3 क्या है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, स्पर्श का मतलब क्या होता है कि जैसे ये होता है ना, क से क चौटा था पहले को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखा जाएगा, उदाहरण तब समझ में आएगा, नियम पढ़ने पर नहीं समझ में आता है, उदाहरण उसका देखने पर समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे अहम धनकार, अहंकार, ठीक। तो म के बाद स्पर्श व्यंजन यहाँ पे क, तो उसका क्या हो जा रहा है, अनुस्वार में बदल जा रहा है, ठीक। अनुस्वार में बदल जाएगा या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण, तो क का पंचम वर्ण अंग हो जाता है ना, तो यहाँ पे अहंकार ऐसे ही अहंकार लिखा जाता है, ये अहंकार ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, अहम धनकार अहंकार। किम धनचित, किम धनचित, तो या तो अनुसार में बदलेगा या तो उसके पांचवें वर्ड में बदल जाएगा। तो च का पांचवा क्या होता है, ये होता है ना, च से ज चाहिए, तो किंचित हो जाएगा, किम धनचित किंचित। सम धम गम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए म का पंचम वर्ण क्या है, अंग है ना, और ये बदल जा रहा है, किसमें, संगम हो जा रहा है, तो संगम ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। पम धनचम, पंचम, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए इसका संधि विच्छेद, ठीक, संधि भी। अब देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है कि यदि त द के बाद, देखिए त में हलंत लगा है, त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे त प्लस ल, तो यहाँ पे दिया है ना उत धनलाश, ठीक, उत धनलाश, तो त का किस में चेंज हो जा रहा है, ल में चेंज हो जा रहा है, दिया है ना, यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से फिर से पढ़ लिया जाए। यदि त द के बाद, तो त यहाँ पे दिया है, ल रहे, यानी यहाँ पे भी ल दिया है, तो त द ल में बदल जाते हैं, तो ये जो है त या फिर द, ठीक, दोनों में से कोई रहेगा तो ल में बदल जाएगा। और न के बाद ल रहे, यहाँ पे नियम होगा ये, तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, तो पहले इसी को देख लिया जाए, उत धन लाश, ठीक। तो और ल ये भी ल में बदल जा रहा है, तो उल्लास हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए महान धन लाभ, महान लाभ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछने लायक प्रश्न है ये टीजीटी में। तो महान महान धन लाभ, तो न और ल किसमें बदल जा रहा है, यहाँ पे दिया है ना कि न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, तो यहाँ पे महान लाभ हो जाएगा। अब देखिए नियम नंबर 5, सकार और त वर्ग, सकार और च वर्ग के योग में सकार और च वर्ग तथा सकार और ट वर्ग के योग में सकार और ट वर्ग हो जाता है। जैसे तो यहाँ पे ऐसे नियम नहीं समझ में आ रहा है, इसका उदाहरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत वाला आ गया लग रहा है, संस्कृत में भी ऐसे है ना। देखिए तो ये जो है दंत स और ये तालव्य स, ठीक, ये दोनों मिलकर तालव्य स हो जाए। रामस धन शेते, रामस शेते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और त धन छ मिलके क्या हो जा रहा है, महत धन छत्र, महत छत्र, ठीक। ये जो लास्ट वाला है वो इसी में बदल जा रहा है, देखिए ध्यान से, रामस धन शेते है तो रामस शेते हो जा रहा है, यहाँ पे महत धन छत्र है तो महत छत्र हो जा रहा है, महत धनकार है तो महड़कार हो जा रहा है, और सत धनचित है तो सचित हो जा रहा है, ठीक। दृष्ट धनता है तो दृष्टा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बृहद धन टिट्टिव है तो बृहद टिट्टिव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। देखिए पूछ देगा तो समझ नहीं आएगा ये क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे जो अंतिम वाला वर्ण है उसी में बदल जा रहा है, ठीक ना, तो ये भी नियम ध्यान रखना है। अब देखिए 6वां नंबर, यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण। तो नियम देखा जाए क्या है
लिखा है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण। जैसे उत्धन हथ, उत्धन हथ, तो इसका उद्धत हो जाएगा। उत्धन हार, उद्धार। ठीक, त थ द ध, उद्धार। ठीक है, तो इसका उदाहरण बस देख लिया जाए। वाग्दनहरी है, वाघरी। तो ये नियम क्या होता है ना कि व्यंजन संधि में ज़्यादातर नियम याद नहीं रहता है, यही याद रहता है कि उद्धनहार रहेगा तो उद्धार हो जाएगा, उत्धनहत रहेगा तो उद्धत हो जाएगा, वाग्दनहरी रहेगा तो वाघरी हो जाएगा। तो यही चीज़ ध्यान देना रहता है। अब देखिए नियम नंबर 7 है कि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ना, ह्रस्व स्वर का मतलब ये क्या होता है, वही मूल स्वर जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए परिधन छेद है, परिच्छेद हो जा रहा है, तो यहाँ पे मूल स्वर ही है ना। ठीक, उसके बाद छ आ रहा है, तो यहाँ पे तो उसके लिए क्या हो जा रहा है, च हो जा रहा है। वो हलंत लगा है यानी कि आधा च हो जाएगा। तो परिधन छेद, परिच्छेद। शालाधन छादन, शालाच्छादन। ठीक, अब देखिए विसर्ग संधि। अब यहाँ से विसर्ग संधि है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए क्योंकि आज इसको खत्म ही कर दिया जाए संधि को पूरा। परिभाषा क्या है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, अब वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि स्वर संधि में पढ़े थे कि दोनों स्वर रहना चाहिए, और व्यंजन में पढ़े कि एक पहला वाला जो है, ठीक, पहला वाला शब्द का अंतिम वर्ण जो है कि व्यंजन होना चाहिए, दूसरे वाले शब्द का व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे विसर्ग में भी वही चीज़ है कि पहले वाले वर्ण का, पहले वाले शब्द का, ठीक, पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, वो विसर्ग होना चाहिए। और दूसरे वाले शब्द का जो है कि कुछ भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स दंत स आधा आधा है। ठीक, हलंत लगा है मतलब आधा ही है। ट ठ हो तो ये मूर्धन्य स, और त थ हो तो स दंत स हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है निधन चय। ठीक, तो विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो क्या होगा, ये ताला वैसे होगा, तो निधन चय निश्चय। ठीक, निधन छल निश्चल। अब यहाँ पे देखिए धनु टंकार, धनुष टंकार। तो ये वाला कौन सा नियम है कि अगर विसर्ग के बाद ट ठ हो तो ये मूर्धन्य से हो जाता है, धनुष टंकार। तद्धन ठकार, ततष्ठकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निधनतार निस्तार। ठीक, दूधन थकार दुष्टकार। तो ये भी ध्यान देना है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यदि विसर्ग के पहले, दूसरा नियम है इसका, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निधन कपट निष्कपट, ये सबको याद रहता है, नियम भले न याद रहे। निष्कपट, निधन फल निष्फल, निधन कारण निष्कारण, निधन पाप निष्पाप, दूधन कर दुष्कर। तो सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग यों का त्यों रहता है। ठीक, देख लीजिए, प्रातः धन काल प्रातः काल, पय धनपान पयपान। देखिए नियम नंबर 4, यदि ई मूल स्वरी और मूल स्वरू के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई उ का मूल, देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वरी और दीर्घ स्वरू हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निधन रव नीरव। ठीक, निधन रस नीरस, निधन रोग नीरोग। देखिए नीरोग कैसे लिखा जाता है ये भी पूछ देता है, तो इसमें दीर्घ स्वरी रहता है, नीरोग रहता है। दूधनराज दुराज, दूराज है, देखिए दुराज नहीं होता है, दूराज होता है। अब नियम नंबर 5 है कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे निधनुपाय निरुपाय। ठीक,
नि धनुपाय निरुपाय, दु धनगंध दुर्गंध, दु धनात्मा दुरात्मा। ठीक है। अब देखिए इसका नियम इसमें बहुत दिया है। निर्जर है तो उसमें भी वही चीज़ है, निधनझर निर्जर, निधनजल निर्जल, निधनधन निर्धन, निधन गुण निर्गुण, निधन विकार निर्विकार। निर्विकार है होगा यहाँ पे, निर्विकारनी नहीं होगा। ठीक ना, इसलिए कि विकार है। दुधन नीति दुर्नीति, निधनमल निर्मल। ठीक, कितना नियम है इसका? 6 7 और बस यहीं तक है, इसको देख लिया जाए। तो 6 नंबर यह है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम ओर आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का मूल स्वरूप हो जाता है और यह मूल स्वरूप पर पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनधन रस मनोरथ, सरधन सरोज, मनधन भाव मनोभाव, पयधन धर पयोधर, मनधन हर मनोहर, पयधन द पयोध, मनधन विकार मनोविकार, वयधन वृद्ध वयोवृद्ध, यशधन धरा यशोधरा, सरधन वर सरोवर, तेजह धनमय तेजोमय, यशाधंधा यशोदा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यशाधंधा, पुराधन हित पुरोहित, मनधन योग मनोयोग। ठीक, तो आप लोग इसका संधि विच्छेद याद रखिएगा कैसे होता है, नियम नहीं पूछता है। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। जैसे प्रथम धन अध्याय प्रथमोध्याय, यह है प्रथम धन अध्याय प्रथमोध्याय, मनधन अभिलषित मनोभिलषित। ठीक, यशधन अभिलाषी यशो अभिलाषी। लेकिन विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः धन एव अतएव। तो ठीक, यहाँ तक हम लोग का संधि लगभग पूरा समाप्त हो गया है। यहाँ पे 60 में ही हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में जैसे दिया वही पढ़ा जाएगा, अपने से एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं जाएगा उसमें। तो पूरा हम लोग को बुक भी ख़त्म करना है। आधुनिक हिंदी व्याकरण जो है वासुदेव प्रसाद की, उसको पूरा ख़त्म भी करना है, तो जल्दी जल्दी करेंगे तभी ख़त्म होगा। तो इसके बाद देखा जाएगा इसमें वर्ण, इसका मतलब क्रम से देखा जाएगा संधियों का कैसे। ये यहाँ पे दिया है कि संधियों की सूची वर्ण क्रमानुसार, तो इसमें पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा कि बताना रहेगा कि कौन सी संधि है। ठीक, इसमें पता नहीं चल पाएगा ना, क्रम से दिया नहीं है कि कौन संधि है, वर्ण क्रमानुसार दिया है। तो इसको देखा जाएगा कल। अब तो अगर कोई यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को किसी भी संधि में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।